आज कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है। कोरोना काल में सभी कुछ बदल गया, हमारे स्कूल्स भी। जहां पहले स्कूल्स में टीचर्स के लेक्चर की आवाज़ आती थी, बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। लेकिन यदि अध्यापकों की दृष्टि से देखें तो यह उनके लिए बहुत क्या कहें, एक कठिन स्थिति रही। एक्चुअली जब हम प्यार से समझाते हैं बच्चों को तो उतना मुश्किल नहीं होता है। और इस पूरे तजुर्बे ने भविष्य की शिक्षा के तौर तरीकों में बदलाव के संकेत दिए हैं और रास्ते भी तैयार किए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनने का संकल्प दिलाया है, देशवासियों के समक्ष एक लक्ष्य रखा है। लेकिन हम आत्मनिर्भर तभी बन सकते हैं जब हम शिक्षित हों, हमारा समाज शिक्षित हो। कोरोना के इस दौर में जब सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, हमारे शिक्षकों ने महती जिम्मेदारी निभाते हुए ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। और ऑनलाइन क्लासेस लेना सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर हम देखें जिस तरीके की इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्थिति है अलग अलग शहरों में, ये बहुत दुश्वार कार्य है। और खास तौर पे जब सभी बच्चों के पास उपकरण भी मौजूद नहीं है, ऐसे में इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस लेना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। शिक्षक दिवस पर प्रभा साक्षी की इस खास पेशकश में हम आपके समक्ष विभिन्न शहरों से अध्यापकों को लेकर आए हैं, शिक्षकों को लेकर आए हैं, प्रधानाचार्य को लेकर आए हैं, जो अपने अनुभव बताएंगे कि किस तरीके से जो वर्तमान परिदृश्य में उन्होंने चुनौतीपूर्ण ढंग से काम किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं, अलग अलग शहरों में आपको ले चलते हैं हमारे शिक्षकों से मिलवाने। आज कोविड-19 से पूरा विश्व जूझ रहा है, जिसके चलते अगर हम अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और सबसे ज्यादा जो इसका प्रभाव देखने को मिला है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो जिसके चलते क्या हो रहा है कि सभी विद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन बच्चों के लिए किया है। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे, मैम, कि किस तरह से आपने अपने विद्यालय में इन कक्षाओं का संचालन किया। जैसे कि कोविड-19 के बाद स्कूल खुलने का समय आया, वैसे ही स्कूल ने अपने टीचर्स को ट्रेन करना शुरू किया जी। बच्चों को, पेरेंट्स को इस चीज से अवगत कराया कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए टीचर्स ने अपनी जो प्रिपरेशन करी, उसी प्रिपरेशन में ई कंटेंट को भी अपना पार्ट बनाया जी। तरह तरह के जो टीवी के स्वयं प्रभा चैनल है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ई लर्निंग कंटेंट्स हैं, जो टीवी के प्रोग्राम्स हैं, उन सब से बच्चों को और पेरेंट्स को अवगत कराया। और बच्चे अपनी बुक्स अवेलेबल न होने के बावजूद भी उनसे पढ़ सकते हैं। टीचर्स, ग्लोबल एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक दूसरे को हेल्प किया। हम असेसमेंट के प्रोसेस भी सीखे हम लोगों ने, और उन असेसमेंट को अपने बच्चों के साथ इम्प्लीमेंट किया। और इस तरह से जो है वो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों को लाइव टीचिंग क्लासेस पढ़ा के बच्चों को अपने के साथ जोड़ के रखा, उनकी क्वेरीज को भी सॉल्व करती है। तो कहीं पे भी स्कूल ने मिस नहीं होने दिया कि बच्चे जो हैं वो घर बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी भाई आपके इन प्रयासों के लिए आप बधाई की पात्र हैं। अच्छा मैम, मैं पूछना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य को लेकर हमने कक्षाएं संचालित की थी, क्या वो उद्देश्य हम पूरा कर पा रहे हैं बच्चों के लिए? जी हाँ, बहुत कुछ हद तक जी। अगर हम ये जाने कि फिजिकल बच्चे अगर यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन स्कूल उन तक घर तक पहुँच रहा है, और इसके साथ साथ स्कूल पेरेंट्स को भी अपग्रेड कर रहा है, उनको भी पढ़ा रहा है, जिससे कि वो बच्चे घर बैठ के वो अपने बच्चों का सुपरविजन, अपनी पढ़ाई को देख रेख में कर सके, बच्चों को कायदे से सुपरवाइज कर सके। और ये होल्डिंग हैंड पेरेंट्स उनका करा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को अच्छी तरह से संभाल के कर रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि पेरेंट्स बच्चों के साथ मिलके करते हैं, और हम बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स का टैलेंट भी देख रहे हैं। यानी कि हम सीख रहे हैं और सिखा भी रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत कुछ मिस भी कर रहे हैं, अपनी कक्षाओं को मिस कर रहे हैं, और किस तरह से उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है? डेफिनेटली अगर हम देख रहे हैं तो बच्चे फिजिकल न केवल स्कूल को मिस कर रहे हैं, बल्कि कोई भी तरह की आउटडोर एक्टिविटीज को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा ऑल द टाइम सेफ्टी गाइडलाइन में घर पर है। लेकिन इन चीजों को करने के लिए जो बच्चों के ऊपर मेंटल स्ट्रेस है, स्कूल बहुत तरह के
को ऑर्गेनाइज करता है, जी। जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ पार्ट लेते हैं। सारे कॉम्पिटिशन्स ऑनलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ कॉम्पिटिशन्स जिनके लिए ग्राउंड का रिक्वायरमेंट है उनको छोड़ के सभी कॉम्पिटिशन्स बच्चे ऑनलाइन, और हमको बच्चों के इतने हिडन टैलेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके साथ साथ न केवल हम भी सरप्राइज हैं बल्कि पेरेंट्स भी सरप्राइज होते होंगे कि बच्चों में इतना टैलेंट है जो वो अब तक इतने क्लोज ना होने के बाद हम समय न देने के कारण नहीं जान पाते। यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। और इसके साथ एक और चीज जो हम देख रहे हैं कि जो परंपरागत गेम्स वगैरह है, जो हमारा कल्चर है, वो फिर से रिवाइव होकर आ रहा है और बच्चे अपने उनके साथ उनको करना सीख रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना, अपनी जड़ों से हम जुड़ रहे हैं, जो कुछ हमसे छूट गया था वापस हम उससे जुड़ रहे हैं। इसके साथ मैम, चूंकि आप भी एक शिक्षिका हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अगर आगे इसी तरह का पीरियड कुछ और समय चलता है, देख रहे हैं, उसके अंदर क्या और ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिसको आप बताना चाहेंगे कि स्कूल को और एक शिक्षिका होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करें कि आने वाले समय में भी यही हमारे पास विकल्प है, तो इसी से हमें पढ़ाई करनी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी मैम की जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है वो सुदूर क्षेत्रों में जो रहने वाले विद्यार्थी हैं वो पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का एक कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो भी समस्या है बच्चों की, उसको सॉल्व करने की दिशा में काम करना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि कई बार सेफ्टी का एक कंसर्न भी है कि पूरी तरह से जहां हम पढ़ा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस भी पोर्टल में, वो पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, ताकि पूरे अच्छे से बच्चे हमसे जुड़ सकें, अभिभावक जुड़ सकें। और देखिए, आने वाले समय में मैं पूरी तरह से देख पा रही हूँ कि चाहे भले ही हमारी ऑफलाइन क्लास लगे, लेकिन हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की ही सहभागिता से अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा। डेफिनेटली यही फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए, जो कि उनके लिए यूजफुल भी है, दोनों तरह का प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए जरूरी। जी, इतनी अच्छी बातचीत और इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में सभी कुछ बदल गया। हमारे स्कूल्स भी, जहाँ पहले स्कूल्स में टीचर्स के लेक्चर की आवाज़ आती थी, बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती थीं, आज वही स्कूलों में सन्नाटा है। लेकिन क्या पढ़ाई रुक गई? बिल्कुल नहीं। आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम विद्यालय को हर एक बच्चे के घर पे लेकर गए हैं। पूरा का पूरा विद्यालय ही बच्चों के लिए मौजूद है उनके घरों में। कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। जहाँ हमने ये प्रॉब्लम को फेस किया, जहाँ हमारे सामने ये समस्या आई कि लॉकडाउन हो गया है, तो क्या पढ़ाई रुक जाएगी बच्चों की? ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये पूरी कोशिश की कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनका एकेडमिक सेशन का उनका कहीं से भी नुकसान ना हो। और इसमें मेरा मानना है, जितना टीचर्स ने सीखा उतना ही बच्चों ने भी सीखा। मिलजुल कर हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल बनाया। हाँ, मेरा ये मानना है कभी कभार कनेक्टिविटी के रहते प्रॉब्लम्स आई, दिक्कत आई, तो क्या ऐसे में बच्चे की पढ़ाई या उस दिन का क्लास छूट गया? नहीं, ये पूरी कोशिश की गई कि जिस बच्चे का कनेक्टिविटी के रहते वो वाला चैप्टर छूटा, उसका हमने उसे व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से या रिकॉर्डेड लेक्चर के माध्यम से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसकी पढ़ाई में कहीं से भी कोई भी बाधा नहीं आने दी। एक ये समस्या भी थी कि हर बच्चे के पास में शायद स्मार्टफोन या लैपटॉप ना हो। मेरा ये मानना है आज के दौर में हर एक के पास में लैपटॉप और स्मार्टफोन्स हैं, और हमारे गांव में भी अब इतनी तरक्की हो चुकी है, वहाँ पर भी ये उपकरण आसानी से मौजूद हैं। मैं कहूँगी कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी उन्होंने शहर शहर गांव गांव में देकर हम सबको इन ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुली चलाने में बहुत सहायता दी। जिन बच्चों को कनेक्टिविटी इश्यूज के रहते या उपकरण ना होने के कारण उनको लगा कि पढ़ाई रुक जाएगी, ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने टेलीविज़न के माध्यम से विशेष चैनल्स शुरू किए जो कि पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाई के उस चैप्टर से रिलेटेड
कंटेंट उसमें डाला गया। तो मेरा ये मानना है इस दौरान, इस कठिन परिस्थिति में भी हम अध्यापक अध्यापिकाओं ने, सभी ने पूरी कोशिश की और सफलता भी पाई इन ऑनलाइन क्लासेस में। एक समस्या और आई इस बीच में, अध्यापक अध्यापिकाओं का क्या मनोदशा रही होगी। हाँ, मुश्किल ज़रूर आई। हम सभी जितने भी अध्यापक अध्यापिका हैं, सब टेक्नोलॉजी से उतने कंफर्टेबल नहीं थे, उतना हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी नहीं थे, लेकिन सभी ने ये समझा, सभी ने ये माना कि जब तक हम कठिन परिस्थितियों में सामना उनका नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी है। एक एक शिक्षक ने पूरी निपुणता से ऑनलाइन क्लासेस की ट्रेनिंग ली और इसमें मेरा मानना है विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है, जो लॉकडाउन के चलते हमें ट्रेनिंग दी, टीचर्स को बताया, समझाया। ये एक साधारण काम नहीं था। वो शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन सारी मुश्किलों के बाद भी 10 से 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन क्लासेस ऐसे शुरू हुई कि लगा ही नहीं कि बच्चे स्कूल में नहीं हैं या टीचर्स स्कूल में नहीं हैं। विद्यालय का काम शुरू हुआ, पढ़ाई शुरू हुई, घर घर विद्यालय गए। जिन टीचर्स को मुश्किलें आईं, वो आपस में और उन्होंने डिस्कशंस किए और सीखा और एक प्लेटफॉर्म पर आए, जिससे कि उनको ऑनलाइन क्लासेस लेने में और सफलता मिली। कुछ लोगों का ये मानना है कि जहाँ पहले हम स्कूल जाते थे, शिक्षक स्कूल जाते थे, तो वो टाइम में बंधे थे। अब कोई टाइम नहीं है, अब तो कभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस का काम करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, किसी भी अध्यापक अध्यापिका को ये खल नहीं रहा है। वो सभी समझते हैं कि अगर इस उम्र में आके उन्हें कठिनाइयाँ हुई, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो बच्चे तो छोटे हैं, उनको तो दिक्कत जाहिर है आएगी। बस यही भावना मन में रखते हुए और एक प्रेम और जिम्मेदारी अपने छात्रों की तरफ रखते हुए प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका की यही कोशिश रही कि जब जब छात्रों को जरूरत पड़ी, उन अध्यापिकाओं ने, उन अध्यापकों ने, सबने बच्चों की कठिनाइयों का समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश की और उनके प्रॉब्लम सॉल्व भी किए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, यही बात तो हम बच्चों को सिखाते हैं। तो फिर हम क्यों खुद को रोकें? क्या ये नहीं ठीक है कि हम भी बच्चों के साथ कुछ नया सीखें? धन्यवाद। कोरोना के काल में अध्यापकों के लिए ऑनलाइन टीचिंग तो आ गया, लेकिन यदि अध्यापकों की दृष्टि से देखें तो यह उनके लिए बहुत क्या कहें, एक कठिन स्थिति रही हमारे लिए। हमें कक्षा से पहले कक्षा को तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है। वह इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि अब तक हम लोग जो देख रहे थे उसमें जो हम साधन इस्तेमाल करें, चाहे वीडियो हो, चाहे पीपीटी हो या कुछ भी, जो भी चीज़ें हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, वे चीज़ें हम बीच कक्षा में थोड़ी देर के लिए करते थे। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और हमारे कक्षाओं में जब हम आमने सामने पढ़ाते थे तो उसमें क्या होता था कि अध्यापक विद्यार्थियों की भाव भंगिमा उनके आँखों से समझ सकते थे कि किस तरह से बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। यहाँ क्या होता है कि हमें बच्चों की तरफ से जो फीडबैक मिलना है उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि एक कक्षा में 70-80 बच्चे एक साथ होते हैं, तो उनसे बात करना, एक एक बच्चे को यदि बात करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो इसी में लंबा समय लग जाना है। तो हमारे साथ मतलब अध्यापक के साथ तैयारी, अध्यापक के साथ फिर विद्यार्थियों का फीडबैक और ऑनलाइन के साथ, क्योंकि देखिए बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा फेस नहीं किया, लेकिन अब हर दिन उन्हें 3-4 पीरियड्स के लिए कैमरा फेस करना पड़ता है। तो ये कई सारी मुश्किलें हैं। फिर बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं, जैसे ये सारी चीज़ें मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम लोगों पर असर करती हैं कि जो चीज़ें हमने पहले कभी नहीं की वह करना पड़ रहा है। तो एक तरह से देखें तो अध्यापकों के लिए
काफ़ी जटिल और संघर्षपूर्ण स्थिति है। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा, और चूँकि सत्र चलना है, सरकार ने सत्र को ख़त्म नहीं किया, सत्र चलेगा, शिक्षण सत्र चलेगा, तो काम करना ही पड़ेगा। विद्यार्थियों को इसी तरह से विद्यार्थियों तक पहुंचना पड़ेगा। भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षा जो है वह एक तरह से कहा जाए तो बहुत तैयारी मांगती है। हमारे देश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास डिवाइसेस नहीं है, चाहे लैपटॉप ले लीजिए, फ़ोन ले लीजिए, या कुछ भी डिवाइसेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन डिवाइसेस के साथ इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट यदि नहीं रहेगा तो चाहे कि कोई भी डिवाइस दे दीजिए, दूर दराज के क्षेत्रों में किसी भी तरह से यदि मोबाइल हम दे भी दें तो वो काम नहीं करेगा। और इंटरनेट ऐसे इंटरनेट होना चाहिए जिसमें कि काफ़ी बढ़िया स्पीड हो। जैसे बहुत सारे हमारे जो टीचिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो अच्छी इंटरनेट की गति की मांग करते हैं, स्पीड की मांग करते हैं। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो हमारा भारत अभी वर्तमान में आज भी ऑनलाइन टीचिंग के लिए तैयार नहीं है, प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एक तरह से हम लोग बिना तैयारी के इसमें आ गए हैं। तो एक बड़ा गैप है। यदि हम देखें तो कुछ लोगों के पास 2-2, 3-3 डिवाइसेस हैं, मतलब यंत्र हैं, और कुछ लोगों के पास एक भी नहीं है। तो इस गैप को भरने के लिए फिर हमारे पास वही एक तरीका आता है कि जो टीचिंग कम्युनिटी है, जो टीचर्स हैं, उन्हें ज़्यादा, और स्कूल है, टीचिंग कम्युनिटी और स्कूल, उन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे कि PDF में जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं विद्यार्थियों को, उसका PDF बना करके उसका प्रिंट ले करके, चाहे 3-4 बच्चों के समूह में, 10 बच्चों के समूह में वो PDF दे दीजिए। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। ये एक तरह से कठिन कार्य है, पर इस गैप को हम लोग, इस अंतराल को इसी तरह से पाट सकते हैं। जी, मेरा नाम रूही सुल्ताना है। मैं एजुकेशनल जोन जो है गुलाब बाग का, मैं वहीं पे काम करती हूँ। मेरा पोस्ट है बॉयज़ मिडिल स्कूल कशीपुरा तेलवल में। मैंने मास्टर्स किया है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है मेरी, मास्टर्स इन उर्दू, मास्टर्स इन कश्मीरी। मैंने 3 इयर्स डिग्री कोर्स किया है कैलीग्राफी में। मैंने BEd किया हुआ है। मैंने हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है। मैंने जो स्पेशल एजुकेशन है तो उनके लिए भी मैंने, क्या कहते हैं इसको, डिप्लोमा किया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है। हालांकि मैं ये समझूं कि ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये अवार्ड मेरी जो एजुकेशनल, ये जो टीचर फ्रेटर्निटी है उनके लिए अवार्ड है, मेरा डिपार्टमेंट है उनके लिए अवार्ड है, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए अवार्ड है। मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। ये एक्चुअली जब हम प्यार से समझाते हैं बच्चों को तो उतना मुश्किल नहीं होता है। एक दोस्ताना माहौल उनके साथ रखना है। ऐसा ना हो कि आपके पास छड़ी हो, ऐसा नहीं, सिर्फ माहौल, प्यार से समझाएं बच्चों को, खूबसूरती के साथ। आप देख लें बच्चे खुश हो जाते हैं, खिल जाते हैं, खिल उठते हैं वो बच्चे, और अपने हर कोई बात आपके साथ शेयर करते हैं, और वो डिमांड करते हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वो खुद ही डिमांड करते हैं मुझे किस तरह से पढ़ाना है। ये नहीं कि मैं थोप लूँ कोई चीज़ उन पे, जी नहीं। मुझे लगता है कि हाँ, इस बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है, वो पूछते रहते हैं, और हर सवाल का जवाब आज आपके, मतलब आज आप पूछ रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछ लें। अगर किसी की समझ में नहीं आया, मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराना है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए जो आर्ट है बहुत ज़रूरी है। आर्ट, अब हर इंसान का अपना अपना आर्ट होता है, मगर दूसरा आर्ट है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। कैसे हम बच्चों को आर्ट के ज़रिए पढ़ाएंगे, तो वो बहुत ज़रूरी, बहुत माना रखता है। आर्ट होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स में, हमारी जो सिलेबस है उसमें होना चाहिए। वैसे NEP जो नया आया है उसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है। थ्रू आर्ट हम बच्चे को सिखा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड हम सिखाते हैं बच्चों को। नहीं, एक्चुअली जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की, बहुत अच्छे वेल डेडिकेटेड टीचर्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में जो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। मगर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो वालिदैन हैं उन्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए, कि उन्हें अपने बच्चों से पूछना चाहिए कि बच्चे आपने क्या पढ़ा है, या उन्हें अपने टीचर्स से पूछना चाहिए कि आपने हमारे बच्चे को क्या पढ़ाया है। उसमें बहुत ज़रूरी बनता है कि ये एक तिकोन है, एक ट्रायंगल है, एक बच्चा है, दूसरा टीचर है, तीसरा वालिदैन है। वालिदैन को पूछना है टीचर्स को, आज मेरे बच्चों ने क्या किया। या हालांकि हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट स्कूल के कुछ बच्चे जिन्हें बहुत शौक़ है पढ़ने का, वो वहाँ पे वालिदैन भी
क्लासेस लेता है अपने बच्चों के साथ, और यहाँ पे वो लैग करता है, क्योंकि टीचर ही वो ऐसी शय है जो डॉक्टर्स को भी बनाता है, जो वकील को भी बनाता है, जो इंजीनियर्स को भी बनाता है, जो पायलट को भी बनाता है। मगर एक बात ज़रूर है कि जो सपोर्ट है, पेरेंटल सपोर्ट, या पहले एक लड़की होती है क्योंकि उसका घर दूसरा होता है, तो घर दूसरा नहीं, असल में वही घर होता है जहाँ उसकी शादी होती है, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है शादी के बाद, और उससे पहले अपने वालिदैन का बहुत ज़रूरी है वो उनका सपोर्ट। अभी मुझे उस बारे में कोई इल्मियत नहीं है, क्योंकि मगर फ़ोन पे फ़ोन आते रहते हैं कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मतलब जाहिर सी बात है, जब उन्होंने देखा होगा तो वो भी कोशिश करते भी हैं, मगर उसके लिए हौसला चाहिए। हर चीज़ को छोड़ना है आपको, मतलब अगर आपने अपने दिल में ये उम्मीद भी रखी है और आपने ठान लिया है। कहते हैं इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते हैं। जब हमने ठान ली पढ़ाने की तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक खौफ जो होता है बच्चे में, अभी भी हमारे टीचर्स में वो खौफ है। जब ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो हम उनको बोलते हैं खड़ा होने के लिए, वो खड़े नहीं होते, शायद शर्माते हैं। वो शर्माना छोड़ना है, वो शुरू से ही बच्चे में ऐसा मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा डालना है कि वो खौफ उनसे दूर हो जाए। कोरोना के चलते शिक्षा ने अपना मंच बदला है। विश्वव्यापी लॉकडाउन के बीच तमाम देशों में ऑनलाइन कक्षाओं और इंटरनेट के ज़रिए पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। ब्लैक बोर्ड, कॉपी, बुक्स की जगह मोबाइल, टैब, लैपटॉप, कंप्यूटर आ गए हैं। जूम, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल आदि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो सीखने का वर्चुअल केंद्र बनकर उभरे हैं। स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान अपने अपने शैक्षणिक सत्र पूरे कर पाते उससे पहले ही कोरोना का संकट आ गया। ऑनलाइन शिक्षण से सत्र पूरा करने की भी कोशिश की गई। कहीं गूगल तो कहीं स्काइप के ज़रिए कक्षाएं हुई, कहीं यूट्यूब पर ऑनलाइन सामग्री तैयार की गई, कहीं लेक्चर, कक्षा के वीडियो तैयार कर ऑनलाइन डाले गए, व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों के समूह में भेजे गए। लेकिन अधिकांश संस्थान ऑनलाइन परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, और इस पूरे तजुर्बे ने भविष्य की शिक्षा के तौर तरीकों में बदलाव के संकेत दिए हैं और रास्ते भी तैयार किए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों का डिजिटल विभाजन भी सामने आया है। मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर के अभाव की वजह से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। कहीं इंटरनेट की रफ्तार तो कहीं संसाधनों की कमी ऑनलाइन पढ़ाई को प्रभावित कर रही है। ऑनलाइन पढ़ाई बड़े शहरों में तो सफल हो सकती है, लेकिन दूसरे और तीसरे दर्जों के शहरों में ये कामयाब नहीं हो सकती। कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन शिक्षा ने भारत में रफ्तार पकड़ी है, मगर इसे कामयाब बनाने के लिए कस्टमाइज ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल और ज़्यादा मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे की ज़रूरत है। ऑनलाइन शिक्षा के ढांचे और विस्तार के लिए दिशा निर्देश तैयार करने की ज़रूरत है। मौजूदा निजी ऐप के बजाय मानकीकृत ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म के निर्माण में निवेश की ज़रूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में संसाधनों और दूरदर्शिता की कमी पहले भी थी, लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से स्थिति ज़्यादा खराब है, और इस समस्या को हल कर पाना न सुगढ़ शिक्षक के हाथ में है और न अभी सरकार के हाथ में है। नहीं, तैयार नहीं थे, और नई टेक्नोलॉजी के में थोड़ा समझने में वक्त तो लगता है। हमने अपने शिक्षकों को एक प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र बनाया था, जिसमें ऑनलाइन क्लास को संचालन करने के लिए हमने अनेक प्रकार के जैसे जो चैनल्स हैं और व्हाट्सएप ऐप हैं, इसके माध्यम से हमने कई चीज़ों का प्रावधान किया है। लेकिन अभी नई शिक्षा जगत में जो नई प्रणाली है वो अभी इतनी कारगर साबित नहीं हुई। हम हालांकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास आज भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं है, और जिसके कारण शिक्षा प्रदान करने में हम लोगों को, शिक्षकों को भी और छात्रों को भी अनेक प्रकार की असुविधाएं हो रही है। और हम लोगों के यहाँ जैसे ऑनलाइन क्लास चालू है और हम लोगों का पूरा स्टाफ विद्यालय के अंदर आता है, और शिक्षा ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग जो है प्रदान कर रहे हैं। लेकिन बट उन गरीब छात्रों को, और जो ऐसे बेचारे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है या चार्ज लेवल पैसा नहीं है, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है।
तो आपको क्या लगता है कि भारत इसके लिए तैयार नहीं था एकदम से? भारत एकदम कोई भी चीज़ को अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए एकदम तैयारी पूरी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार के पास भी इतनी तैयारी नहीं है, और प्राइवेट संस्थाओं के पास तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके आधार पर हम लोग शिक्षा दे रहे हैं अभी वर्तमान में। क्या लग रहा है सर, क्या क्या चुनौतियां आपको एकदम से, जब सरकार ने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई होगी सब, तो क्या क्या चुनौतियां आई स्कूल के सामने? चुनौतियां ये है कि जैसा भी मैंने कहा कि जैसे ऑनलाइन शिक्षा का जो प्रचलन चल रहा है उसमें पूरी तरह से पेरेंट्स भी सहयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए एक दिक्कत ये है कि उनके सामने कई अनेक परिस्थितियां हैं कि जैसे मैंने अभी बताया कि एंड्रॉइड फ़ोन ना होना, उनको रिचार्ज मतलब कोरोना काल में इंटरनेट की व्यवस्था होना, इस चक्कर में वो अब धीरे धीरे अपडेट हम लोग कर रहे हैं, शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं।